किसी भी देश की कहानी असल में उसके जन्म से शुरू होती है और भारत के मामले में ये जन्म एक दस्तावेज में लिखा गया था। एक ऐसा दस्तावेज जिसने सिर्फ कानून नहीं लिखे बल्कि एक पूरी सभ्यता की किस्मत तय कर दी। तो चलिए आज उसी कहानी के पहले पन्ने को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर भारत भारत बना कैसे। जरा सोचिए, 26 जनवरी 1950 की एक सर्द सुबह है। संसद भवन की उन विशाल सीढ़ियों पर एक नई उम्मीद की हवा बह रही है और अंदर एक कमरे में देश के सबसे बड़े दिमाग, सबसे बड़े नेता बैठे हैं, जिनके सामने इतिहास का सबसे बड़ा कैनवास फैला हुआ है। अब देखिए, इन संस्थापकों के सामने जो पहला और सबसे बुनियादी सवाल था वो ये था कि इस राष्ट्र का अस्तित्व क्या है, इसकी पहचान क्या होगी। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा तो नहीं था, ये तो करोड़ों लोगों की उम्मीदों का, उनकी आकांक्षाओं का प्रतीक था। और यही वो सवाल था जो उस कमरे में गूंज रहा था। इस सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद इस नए देश का नाम क्या होगा, इसका रूप कैसा होगा। सबकी नजरें उस एक दस्तावेज के पहले वाक्य पर, पहले शब्द पर टिकी थीं। और ये था जवाब, दो शब्द, भारत और इंडिया, जो हमारे अतीत और भविष्य दोनों को एक साथ जोड़ रहे थे। लेकिन रुकिए, इसमें एक और शब्द था जो शायद इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, संघ यानी यूनियन। तो चलिए जरा इसे समझते हैं। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, नहीं, ये एक घोषणा थी। एक ऐसी घोषणा जो आने वाले हजारों सालों के लिए भारत की एकता को परिभाषित करने वाली थी। और जैसा कि होना ही था, कमरे में तुरंत किसी ने पूछा, यूनियन ही क्यों, फेडरेशन क्यों नहीं? और ये सवाल, ये बहुत ही जायज सवाल था। आखिरकार अमेरिका जैसे कई बड़े देश तो फेडरेशन है, तो भारत ने ये अलग रास्ता, ये यूनियन शब्द क्यों चुना? इसका जवाब जितना सरल था उतना ही गहरा भी। वहां एक सलीर सदस्य ने समझाया कि फेडरेशन जो होता है वो राज्यों के बीच एक समझौते जैसा होता है, एक एग्रीमेंट। और समझौते तो तोड़े भी जा सकते हैं, लेकिन यूनियन यूनियन एक अटूट बंधन है। इसका मतलब साफ था, भारत के राज्य अपनी मर्जी से कभी अलग नहीं हो सकते। भारत अविनाशी है। ठीक है, तो पहचान तय हो गई। लेकिन अब अगला बड़ा सवाल था भूगोल का। देश का नक्शा वो कैसा दिखेगा? और यकीन मानिए, ये कोई आसान काम नहीं था। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा नक्शा फैलाया गया। उस पर तरह तरह के रंग थे। कुछ ब्रिटिश प्रांत थे, कुछ सैकड़ों रियासतें थीं और कुछ विशेष क्षेत्र भी। अब इन सबको एक धागे में पिरोना कैसे था? इसका समाधान आया अनुच्छेद 2 के रूप में। इसने संसद को, हमारी पार्लियामेंट को, एक असाधारण शक्ति दी, ये कि वो कानून बनाकर नए राज्यों को भारत संघ में शामिल कर सकती है। मतलब भारत की सीमाएं भविष्य के लिए खुली थीं। अगर भारत चाहे तो वो दुनिया के किसी भी क्षेत्र को अपने परिवार का हिस्सा बना सकता है। कितना दूरदर्शी, कितना विजनरी कदम था ये। लेकिन बाहरी क्षेत्रों से भी बड़ी चुनौती तो देश के अंदर ही मौजूद थी। उस नक्शे पे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर जैसी कई बड़ी रियासतें थीं जिनका भविष्य अभी तय नहीं था। तो भारत को जोड़ने के लिए पहले भारत के अंदर की सीमाओं को फिर से बनाना जरूरी था। और यहीं पर आता है अनुच्छेद 3। इसने संसद को देश का अंदरूनी नक्शा, मतलब इंटरनल मैप, फिर से बनाने की पूरी शक्ति दे दी। संसद नए राज्य बना सकती थी, किसी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती थी, सीमाओं को बदल सकती थी और यहां तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती थी। इस शक्ति का मतलब क्या था? जरा सोचिए। किसी ने पूछा, अगर किसी राज्य का नाम बदलना हो तो? जवाब मिला, संसद कर सकती है। फिर सवाल आया, और अगर किसी की सीमा, किसी की बाउंड्री बदलनी हो तो? जवाब फिर वही था, संसद कर सकती है। ये शक्ति भारत की एकता और अखंडता के लिए, उसकी इंटेग्रिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो अब तक अनुच्छेद 1 ने पहचान दी, अनुच्छेद 2 ने बाहर विस्तार की शक्ति दी और अनुच्छेद 3 ने अंदरूनी पुनर्गठन का अधिकार दिया। लेकिन कहानी का सबसे जरूरी, सबसे क्रूशल मोड़ तो अभी बाकी था। उस अंतिम दस्तावेज में एक छोटा सा वाक्य था, इतना छोटा कि शायद पहली नजर में किसी का ध्यान भी ना जाए, लेकिन उसका वजन, उसका वजन बहुत बड़ा था। असल में वही इन सारी शक्तियों की चाबी थी। और ये था अनुच्छेद 4। इसमें साफ साफ लिखा था कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, मतलब नए राज्यों को जोड़ने या मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए जो भी कानून बनाया जाएगा, उसे संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसका असल मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि भारत का नक्शा बदलने के लिए संसद को उस मुश्किल संवैधानिक संशोधन वाली प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता, जिसके लिए 2/3 बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। नहीं, ये काम एक साधारण बहुमत से, एक सिंपल मेजॉरिटी से पास किए गए कानून से ही हो सकता है। यह एक बहुत बहुत बड़ी शक्ति थी। तो अंत में जब हम इन चारों अनुच्छेदों को एक साथ देखते हैं तो क्या तस्वीर बनती है? वे एक ऐसे भारत की नींव रखते हैं जो अटूट है, एक ऐसा संघ जिससे राज्य अलग तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, जिसे राष्ट्र की जरूरतों के हिसाब से संसद बदल जरूर सकती है। और यही वो शक्ति है जो भारत को लचीला, डायनामिक और इतना मजबूत बनाती है। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता ही थी, जिन्होंने एक ऐसा राष्ट्र बनाया जो समय के साथ ढल सकता है, बदल सकता है, लेकिन कभी टूट नहीं सकता।